जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। सो हम लेके आए हैं आज आपके लिए और टॉप 25 एमसीक्यूज दैट इज ऑन द एटमॉस्फेयर। सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन द एटमॉस्फेयर एंड वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हुए देखते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे आज हम इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज दिस: Which of the following statement about the ionosphere is correct? हम सब जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो कुछ आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो इट इज द uppermost layer of the atmosphere. The molecules and atoms of nitrogen and oxygen in this layer absorb some of the solar radiation and become ionized. This layer is responsible for reflecting back radio wave transmitted from the earth. क्या ये एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाली लेयर है? क्या इसमें एटम्स जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वो एब्जॉर्ब करते हैं सोलर रेडिएशन को और आयनाइज्ड हो जाती हैं? या फिर क्या इस पर्टिकुलर लेयर से हमें रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है बैक टू द अर्थ? सो आपको इसका जवाब देना है 1 and 2 एंड बोथ। ओके, सो हमारे पास इसमें डिफरेंट आ गया आंसर। ओके, लेट्स टेक दिस वन 3 डन। सो व्हाट विल बी द आंसर? ए बी सी डी। Let's take this 1 2 and 1 and 3। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज द सी, मींस सेकंड एंड थर्ड। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अगर हम अपर मोस्ट लेयर की बात करें, सो वी आर हैविंग व्हाट, दैट इज द एग्जोस्फेयर। तो अगर आप इसमें से फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं तो देखिए दिस एलिमिनेटेड, दिस एलिमिनेटेड, दिस एलिमिनेटेड, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है दैट इज द सी। एंड वैसे भी ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपका एक भी ऑप्शन होता है तो देखो, अगर आपको सिर्फ इतना पता लग जाता है कि यस फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए एंड वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज द सी। सो यस, द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द आयनोस्फीयर, जिसमें क्या है, लेयर मॉलिक्यूल्स एंड एटमॉस्फेयर ऑफ, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, वो जरूर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो आयनाइज्ड हो जाती हैं। एंड सिमिलरली हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिट करती है बैक टू द अर्थ। तो दोनों स्टेटमेंट सही थी एंड द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज atmospheric temperature increases at higher altitudes due to what? जो हमारा एक टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हाइयर ऑल्टीट्यूड्स के अंदर इंक्रीज क्यों होता है? बाय द कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन या इन्वर्जन? सो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा प्रोसेस चलता है? ओके, सो दिस इज द कन्वेक्शन। बिकॉज अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, सो कन्वेक्शन हमें कैसे ट्रांसफर होती है? इट वर्टिकली। डन। एंड इसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब आपसे इसमें पूछा गया है रीजन क्या है, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब नॉर्मल जो हम क्या बोलते हैं, दैट इज द, अगर नॉर्मल लैप्स हम बोले, अगर नॉर्मल लैप्स पे हम जब जाते हैं, मतलब हाइट इंक्रीज के साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप होता है। बट इफ देयर विल बी अ केस ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हाइट बढ़ेगी हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। एंड यस, द रीजन क्या है, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में देखो लिखा भी है द वार्म एयर राइजेस, क्योंकि क्या होगा, जो वार्म एयर है वो बिल्कुल लाइट वेट होती है, तो वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। हाँ, वो अलग बात है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द, वो सैचुरेट कर जाती है। प्लस मींस बिल्कुल ठंडी हो जाती है ना, वो इतना हैवी हो जाती है कि वो उससे ऊपर जा नहीं पाती है। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, which one of the following processes is not a part of the long wave radiation? Conduction, scattering, convection, radiation। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से कोई भी मतलब नहीं रखता है? कंडक्शन, स्कैटरिंग, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्या होगा आंसर बताइए। ओके, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आर
scattering. Done. So the long wave radiations are the electromagnetic radiation of wavelength कितना है हमारा, because we all know वेव के साथ ही हमारे नेम्स चेंज होते हैं कि कौन सी शॉर्ट वेव है, कौन सी लॉन्ग वेव है. डन. सो लॉन्ग वेव के लिए क्या है, 3.0 to 100 माइक्रोमीटर्स emitted from the earth and its atmosphere out to the space in the form of a thermal radiation. और बात करें द प्रोसेस ऑफ अ लॉन्ग वेव रेडिएशन इन्वॉल्व्स क्या क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, लेकिन स्कैटरिंग का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. So it will not be a part, scattering will not be the part of the particular this process. चलिए ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर के साथ आपको 4 पॉइंटर्स दिए हैं. क्या ह्यूमिडिटी जो एयर की इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, decreases with the increase in the atmospheric temperature, is not affected by the change in the atmospheric temperature, does not show an consistent behavior with the change in the atmospheric temperature. Decreases, increases, what will be the answer? चलिए, so it is the decrease with the increase in the atmospheric temperature, so that is related to the humidity of the air. Correct. Next is कि relative humidity के साथ क्या रहता है, increases with the increased temperature, decreases with the increased temperature, decreases with the decreased temperature, या has no relation with increase or decrease of the temperature. Relative humidity. So we all know हमारे पास दो concepts रहते हैं, relative humidity and the absolute humidity. Done. Relative humidity का मतलब क्या हुआ, पहले absolute समझते हैं. Absolute humidity का मतलब हुआ कि अगर ये particular air है तो ये अपने अंदर कितना ह्यूमिडिटी, कितना वाटर वेपर ले सकती है. ठीक है, सो इसकी एब्सोल्यूट कितनी होगी, मान लीजिए 10 ले सकते हैं, सो द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 10. रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने कितना होल्ड किया है. अगर इसने 7 किया है मींस 10 कर सकता है, लेकिन 7 उसने होल्ड किया है, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एंड दिस decreases with the increased temperature. So the relative humidity is the percentage of moisture in the atmosphere compared to its full capacity. अगर full capacity है 100 और उसने hold की है 70, तो हमारी relative humidity क्या आ जाएगी, 70. Done. So changes with the air temperature affecting the air's capacity to retain moisture. Correct. So yes, this is the concept behind the relative humidity. चलिए, which one of the following layers of atmosphere has a high concentration of ions? जो नीचे layers given है उनमें से सबसे ज्यादा ions कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, stratosphere, exosphere, thermosphere, troposphere. Where do we have this particular thing, that is the high concentration of the ions? क्या होगा आंसर बताइए. ओके, सो ध्यान रखिएगा, आप सबको एक तो पता था कि आयनोस्फेयर, लेकिन वी शुड नो कि यस वो भी किसका पार्ट है, थर्मोस्फेयर का ही. सो डन. सो वी आर हैविंग वेयर दैट इज द, दिस इज नॉट ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द थर्मोस्फेयर. डन. एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, आयनोस्फेयर. डन. तो सबसे ज्यादा हमें आयंस कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली थर्मोस्फेयर में. चलिए, which one of the following instruments is used for measuring moisture content of the air? Hydrometer, hygrometer, hypsometer या pycnometer. So basically you have to tell me the name of the device जिसके साथ हम एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेजर कर सकते हैं. हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइप्सोमीटर, पाइक्नोमीटर. क्या होगा आंसर बताइए. क्वेश्चन रिलेटेड, देखिए डिवाइसेस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए. सिमिलरली रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, या जो भी हमारी बेसिकली आप जो नॉर्मल डिवाइसेस पढ़ते हैं कुछ भी मेजर करने के लिए, सो यू शुड नो अबाउट देम. डन. ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द hygrometer. So basically hygrometer is used for measuring the moisture content of the air. Correct.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखिए नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। डन। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। पहला, the rate of evaporation does not depend on the surface area exposed to the atmosphere, but on the volume of the liquid. The rate of evaporation depends on humidity of the surroundings. The rate of evaporation depends on the wind speed. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? क्या रेट ऑफ एवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर तो मस्ट है, एवेपोरेशन ही तभी होगा। देन लास्ट पे आ जाओ, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड, बिल्कुल करता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स, अगर ह्यूमिड होगी यार तभी तो एवेपोरेशन होगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी, इसने क्या लिखा है कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस, बिल्कुल डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। डन। सो देखिए चार मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन। पहला क्या? टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एवेपोरेशन भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। सरफेस एरिया, लार्जर द सरफेस एरिया द फास्टर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्यों? मान लीजिए आपको 10 लीटर पानी इतना वेसल से, चलिए देखते हैं, 10 लीटर पानी इसमें भी है, 10 लीटर पानी इसमें भी है, यहाँ पे गिरेगा, लेकिन सिर्फ इतना सा ही सरफेस पे लाइट गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे इतने सरफेस पे लाइट गिर रही है, डन, सनलाइट। तो एवेपोरेशन किस में ज्यादा अच्छा होगा? इसमें है ना, बिकॉज एक टाइम पे ही बहुत ज्यादा एवेपोरेशन हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ विंड अफेक्ट्स द रेट ऑफ एवेपोरेशन, विंड भी रोल प्ले करती है। ह्यूमिडिटी, द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स आल्सो अफेक्ट, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज मस्ट नीडेड फॉर द एवेपोरेशन। करेक्ट। सो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज बी, बी इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, अ लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। क्या ओजोन के प्रेजेंट होने से पर्टिकुलरली वहां पर जो है हमें कम्युनिकेशन या जो रेडियो वेव्स हमारी रिफ्लेक्ट होती है वो देखने को मिलता है? ये रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, आयोनोस्फेयर में जो हमें रेडियो कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, क्या वो ओजोन के प्रेजेंस से मिलता है या रेडियो वेव्स की बहुत लॉन्ग वेवलेंथ है इसलिए मिलता है? व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, नाइदर वन नॉट टू। रीजन बिंग, ओजोन कहां देखने को मिलती है? ठीक है, मेन इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। डन। So the ionosphere is part of the Earth's upper atmosphere between 80 and about 600 kilometer, where extreme ultraviolet and X-ray solar radiation ionizes the atoms and molecules, thus creating a layer of electrons. The ionosphere is important because it reflects and modifies also waves used for the communication and navigation. तो ये है, ओजोन वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। डन। सो यस, व्हाट विल बी द आंसर? ना पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा। चलिए, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, हमने जाना भी था। तो उसके पीछे का रीजन, देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। क्या रीजन है बेसिकली कि जेट एयरक्राफ्ट जो है इजीली और स्मूथली लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं? दे डोंट फेस एनी टर्ब्यूलेंस देयर। ओके, चलिए इसका आंसर क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही है। वहां पे हमें क्या देखने को नहीं मिलता? वाटर वेपर्स नहीं होते हैं, क्लाउड्स नहीं होते हैं, ये सब कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में। दूसरी बात, वर्टिकल विंड जो है वो ही हमें क्या कॉज करती है? टर्ब्यूलेंस। एंड वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई इट सेड कि स्ट्रेटोस्फेयर इज द आइडियल लेयर
for the jet aircrafts to fly. Done? Okay. Next question. Why are dew drops not formed on a cloudy night? जिस दिन क्लाउडी नाइट होगी तो ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेंगे. रीजन, cloud absorbs the radiation released from the earth's surface. Cloud reflect back the earth's radiation. Earth's surface could have low temperature on cloudy nights. Cloud deflect the blowing wind to the ground level. क्या आंसर होगा? चलिए, so the answer is what? That is the cloud reflect back the earth's radiation. Dew forms as the temperature drops and object cools down. If the object becomes cool enough, the air around the object will also cool. So colder air is less able to hold water vapor than warm air. This forces water vapor in the air around the cooling objects to condense. And तो यही जो हमारा बेसिकली फिनोमिना ड्यू ड्रॉप्स के पीछे का भी. ठीक है, तो क्लाउडी नाइट पे हमें ये प्रोसेस जो है ड्यू ड्रॉप्स जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं. ठीक है जी. सो यस, दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो एयर्स का कंपोजिशन है उसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सा इसमें सही है. सबसे ज्यादा कौन सी है हमारी एयर के अंदर? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम. 4 गैसेस दी गई हैं. यू हैव टू टेल BCD. आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन. What will be the answer? चलिए, इसका आंसर क्या है? दैट इज ए. क्यों? सी, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें देखने के लिए मिलती है नाइट्रोजन. देन वी हैव द ऑक्सीजन. अब ये जो 1% वाला खेल है वो यहाँ पे है. डन. आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037, देन वी आर हैविंग द नियॉन 0.001, हीलियम 0.00052, देन सिमिलरली मीथेन एंड द क्रिप्टॉन. सो आपको ये एटलीस्ट जो स्टार्टिंग की है सारी याद होनी चाहिए बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए, which one of the following is correct about the water vapors? Water vapor in atmosphere increases with altitude. Water vapor decreases from the equator towards the pole. Then बताइए, select the correct options. 1 only, 2 only, both या none of the above. क्या water vapor in the atmosphere increase करता है altitude बढ़ते के साथ? And the water vapor decreases from the equator towards the pole. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि विच वन इज द करेक्ट है. चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज टू ओनली. देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो अलग अलग चीजें बोल रही हैं. एक कह रही है फर्स्ट वाली कि जब हमारा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो वाटर वेपर है वो भी इंक्रीज कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. दूसरा कह रहा है इक्वेटर टू पोल्स, तो ऑल्टीट्यूड तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाटर वेपर क्या करना चाहिए? डिक्रीज. तो स्टेटमेंट जो दोनों में से एक ही सही होगी. एंड वी ऑल नो कि जैसे हमारी जो एयर है वो कूल होती जाती है उसकी वाटर वेपर हेल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है. so, इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो जो वाटर वेपर होल्ड करने का जो कंटेंट है वो क्या करता जाएगा? डिक्रीज. Done. So the water vapor decreases from the equator towards the pole. Correct? चलिए, layers का नाम आपको properly arrange करना है and you have to tell me which is the perfect arrangement for the names of the layers. Starting from the below only. First one, where you are living. चलिए, अगर हम एक चीज देखें तो देखिए, अगर हम बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं so the first one is the troposphere for sure. Done. Troposphere के ऊपर jet air fly, that is the stratosphere. Done. Stratosphere के बाद क्या है? Mesosphere. Mesosphere के बाद thermosphere, exosphere. थर्मोस्फेयर वार्मेस्ट लेयर, क्यों? आयंस में इंटरेक्शन होता है. मेसोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर इन ऑल ऑफ द अबव. डन. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो सी, दिस इज द लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and the exosphere. So yes, this is the basically a correct alignment for the particular layers. चलिए, which of the following is true about the stratosphere? Ozone layer is found in the stratosphere. Aeroplanes fly in the stratosphere.
दो स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। Okay, the answer is both 1 and 2. Correct. Next is, which of following factors is not associated with insolation at the surface of the earth? Rotation of earth on its axis, angle of inclination of the sun's rays, या transparency of the atmosphere, या none of the above. Which of the following factors is not associated with the insolation at surface of earth? Rotation of earth on its axis, angle of inclination of the sun's rays, transparency of the atmosphere, या none of the above. इंसोलेशन के साथ आपको बताना है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सो आंसर क्या होगा कि ये सारे के सारे फैक्टर्स ही एसोसिएटेड है विद द इंसोलेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, हम सब जानते हैं कि रोटेशन जो है उसी के साथ हमें डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। तो जहां पे डे होगा वहीं हमें इंसोलेशन देखने को मिलेगी। सो पहला तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनस रेज। वी ऑल नो जो सन है वो ओवरहेड कहां तक करता है, ट्रॉपिक्स तक। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, स्लैंटिंग सन रेज, तो फॉर श्योर एंगल भी करता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा रिफ्लेक्शंस कम होंगी, ठीक है। सो यस द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे फैक्टर्स रिलेट करते हैं इंसुलेशन के साथ। नेक्स्ट इज ड्यू टू डैश विंड इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज डिराइव टू द लेफ्ट। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से विंड्स जो पर्टिकुलरली डाइवर्ट करती है लेफ्ट की तरफ इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली तो होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स। और अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो उसके पीछे का रीजन, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जो जनरेट होता है दैट इज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो होता क्या है बेसिकली, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करती है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड द रीजन इज व्हाट, द कोरियोलिस फोर्स। लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स है जनरेट होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो indirectly answer is what, that is the rotation of that, because we do not have the Coriolis force in the option, correct? चलिए, fog formation agents do not include, इनमें से जो नीचे एजेंट्स मेंशन किए थे फॉग फॉर्मेशन किसकी वजह से नहीं होता है? हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डायनल टेम्परेचर्स ऑफ शॉर्ट रेंजेस, विंटर सीजन, रैपिड रेडिएशन। fog formation agents do not include Okay, so the answer is what, that is the diurnal temperatures of short ranges। बाकी जो है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, विंटर सीजन हो गया, रेडिएशन, ये सब चीजें फॉग फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, which of the following forces is most powerful in determining the wind movement including velocity? जो एक विंड की मूवमेंट होगी या उसकी वेलोसिटी होगी, इनमें से क्या चीज डिसाइड करती है? क्या ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल या प्रेशर ग्रेडियंट? व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट जो डिटरमाइन करेगी विंड मूवमेंट को? ध्यान रखिएगा, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर। अब जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी हाई हो जाएगी विंड की। सो बेसिकली जो विंड मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर। सो आंसर विल बी व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एंड द विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका।
Thermosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere. Which is the warmest layer of the atmosphere? Okay, so the answer is what? That is the thermosphere. And we all know we have ions, ultraviolet rays. Then तो इन सारे प्रोसेसेस की वजह से ही हमें थर्मोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है? दिस इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कोल्डेस्ट कौन सी है? दैट इज द मेसोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के साथ जेट एयरक्राफ्ट एंड साथ में ही क्या? ओजोन. डन. एंड ट्रोपोस्फेयर जहां पे आप सब लोग रह रहे हैं. चलिए, रेनबो बचपन से आप पढ़ते आए हैं. एक क्वेश्चन भी हुआ करता था साइंस में कि यस रेनबो क्यों बनता है. सो बताइए इनमें से कौन सा डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये सारे के सारे प्रोसेसेस जरूरी हैं टू फॉर्म द रेनफॉल? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो द आंसर इज क्या? तीनों के तीनों बहुत जरूरी हैं. सो आई थिंक ये तो आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, हुआ क्या? देखिए, आया सूरज हमारा, सूरज ने लाइट दी, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन. क्या हुआ यहाँ पे? वी आर हैविंग द रिफ्लेक्शन. ये है क्या? रेन का ड्रॉपलेट. डन. अंदर आया, अब क्या होगा? जैसे ही क्रॉस करेगा विल बी हैविंग द डिस्पर्जन. और डिस्पर्जन के साथ एक ही ये वापस ऐसे गया वापस को. दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डन. एंड उसके बाद क्या? फिर रिफ्रैक्शन. एंड आपकी आईज को क्या? यहां से तो व्हाइट लाइट आई थी. डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसके बाद आपकी आईज को क्या दिखेगा? रेनबो. कलर्स आपको पता है, वेबग्योर. ठीक है, सो यस दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द skies is produced by what? Meeting of the cumulonimbus clouds in the sky, lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles. थंडरस्टॉर्म किस कारणवश बनता है? Meeting of cumulonimbus clouds, upward movement of the air. One only, two and three, one and three, and none of the above. क्या होगा आंसर? बताइए. चलिए, इसका आंसर देखते हैं. सो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से थंडर बनता है. सो थंडर इज क्रिएटेड व्हेन द लाइटनिंग passes through the air. The lightning discharge heat the air rapidly and causes it to expand. The temperature of the air in the lightning channel may reach as high 50,000 degrees Fahrenheit, 5 times hotter than the surface of the sun. And इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? थंडर. ठीक है, सो यस दिस इज द रीजन बेसिकली फॉर द थंडर. चलिए, increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of atmosphere because it absorbs what? The water vapor of the air and retains its heat. The ultraviolet parts of the solar radiation, all the solar radiations, या the infrared part of the solar radiations. आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में विद द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज होने की वजह से, वो ऐसी क्या चीज एब्जॉर्ब करती है जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का उसको बढ़ा देती है? ये क्वेश्चन है, बताइए. ओके, सो द आंसर इज द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. तो जब इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन को, एंड इसी से हमें टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ दिखता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, अब इसके रीजंस आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. The atmosphere can be heated upwards only from the earth's surface. There is more moisture in the upper atmosphere and the air is less dense in the upper atmosphere. बताइए क्या होगा आंसर? Temperature decreases with increase in the height from the earth's surface. क्या एटमॉस्फेयर है जो ऊपर की तरफ हीट करता है सिर्फ अर्थ सरफेस ही कर सकता है? देयर इज अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. क्या होगा आंसर? चलिए बताइए. सो इसका जो आंसर है दैट इज 1 and 3 ओनली. ठीक है, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर. नो, हमें हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऊपर मॉइस्चर ज्यादा
नहीं होता है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज द एप्लेटॉन लेयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट। ये भी एक लेयर का नाम है, तो बताइए। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एप्लेटॉन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयोनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द आयोनोस्फेयर। देखिए, ये रहा अर्थ जिसके ऊपर वाली ये वाली लेयर है, ठीक है, जिसको हम एफ लेयर का भी बात बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एप्लेटॉन लेयर, ठीक है, जो किसका पार्ट है, हमारा आयनोस्फेयर का। So that's all for these particular important MCQs from the topic atmosphere. So thank you so much for watching. And आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज अपकैट, आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे ये डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, इसको यूज कीजिए, यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।